तो अभी हमने इसे पिछले लेक्चर में मैंने ये देखा कि किस तरीके से किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द कलर कोडिंग। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ। काफ़ी अच्छा, इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओम्स लॉ। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है बच्चों? इट स्टेट्स दैट इसकी प्रूफिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे हम। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है बच्चों? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटीज, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज, then potential difference is directly proportional to the electric current। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू आई, दैट इज डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू R। R को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा नहीं होता ये कांस्टेंट तभी होगा जब फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज ना हो। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान दें, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे V और I का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट कब होगा? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस की SI यूनिट भी लिख लीजिए। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, पहले भी बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ओम। सिंबॉलिकली इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ओमिक रेजिस्टेंस हो, ओमिक रेजिस्टेंस मतलब वो कांस्टेंट क्वांटिटीज जिसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, यानी वो रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ले लेते हैं I और यहाँ ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ का जो हमारा स्लोप होगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन, दैट इज डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस के लिए देखिए, यहाँ से लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं। मान लीजिए थीटा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये डेल्टा V, ये कितना हो जाएगा हमारा I, जो कि स्लोप क्या होगा हमारा? tan थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। ठीक है बच्चों, दैट इज डेल्टा V अपॉन I को हम क्या कहते हैं? R। यानी कि R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। यानी ये जो स्लोप है
वो रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है बच्चों, R = tan थीटा। ओके, तो ये बच्चों अब हम प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ को करने से पहले हम एक नई क्वांटिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि I क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हमने पीछे भी बताया था, इसे हम टेंसर कहते हैं। क्यों? अब देखिए I की तो मान लिया कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 एम्पियर। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी होता है करंट का, और करंट का डायरेक्शन भी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन हम इसे कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसे हम वेक्टर की तरह, वेक्टर एडिशन की तरह हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर बच्चों कितना है, मान लेते हैं 10 एम्पियर का करंट है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा = 60 डिग्री। तो इस तरीके से जैसे हम वेक्टर में करते थे, किसी दो क्वांटिटी के लिए क्या लिखते थे बच्चों, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने 11th में ही पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में, a² + b² + 2ab cos थीटा। यानी इस तरीके से जैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं वैसे ऐड नहीं कर सकते, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होते हैं, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है करंट का, वो क्या, छोटा सा टॉपिक है बुक में, इसे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी में बच्चों सिर्फ आप इतना याद रखिए, करंट डेंसिटी एक करंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट को का जो इक्विवेलेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, ये I/A। ठीक है बच्चों, करंट डेंसिटी को हम I/A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये देखिए ये कंडक्टर है, यहाँ से मान लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन कट कर रहे हैं, इसे किसी सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर से इधर की तरफ होगी, राइट। तो इस क्रॉस सेक्शन में ये देखिए इसका जो एरिया होगा, एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एरिया इज दिस रीजन ओनली। तो करंट डेंसिटी के केस में एरिया क्या होते हैं, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट। लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो करंट के डायरेक्शन में होती है। एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज I/A। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, J वेक्टर I/A वेक्टर, यानी हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं I = J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी I = J × A cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके बुक में दिया हुआ, करंट डेंसिटी, दैट इज J = I/A, यानी करंट का एक वेक्टर फॉर्म जिसे हम करंट डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो आइए बच्चों अब हम जानने की कोशिश करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। हालांकि बेसिकली किसी लॉ की प्रूफिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में दिया हुआ है तो हमें करना है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें पुराने कंसेप्ट पे जाना होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि I = वीना, याद है, वीना दैट इज Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, charge on each electron, n is the number of electrons and a is the area of cross section। ठीक है बच्चों,
ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए सिर्फ आप ये रिलेशन याद रखना ही काफ़ी है आपके लिए। तो देखिए मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, याद कीजिए। मैंने लिया था वहाँ पर u प्लस AT टाउ रिलैक्सेशन टाइम लिया था। u 0 था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या लेते हैं माइनस e टाउ अपॉन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये होता है बच्चों, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था कि जो v की वैल्यू होती है यानी पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल, तो E की वैल्यू क्या आ रही थी, E विल बी इक्वल टू V अपॉन एल। ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है, ये ट्रिक है ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, आइए लिखते हैं। माइनस साइन लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों, E टाउ अपॉन m, ठीक है, ENA। अब E की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, V अपॉन एल, तो ये हो जाएगा EV टाउ अपॉन ML। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ENA। इसे हम क्या लिखते हैं बच्चों, E स्क्वायर V टाउ A M इंटू एल इज इक्वल टू आई, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, I को इधर की तरफ ले जाते हैं और इसे इधर की तरफ, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा, ML अपॉन E स्क्वायर टाउ A इज इक्वल टू V अपॉन I। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी है ये, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर। आइए तो बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों देखिए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत छोटा टॉपिक है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों कि किस तरीके से ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आपको मालूम है डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। अभी आपने प्रूफ किया था। अब देखिए डेल्टा V की जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, E वेक्टर, ठीक है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्विवेलेंट वेक्टर, वो क्या होती है, E वेक्टर। I की जगह पे क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, रो। अब देखिए 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है, ये कंडक्टेंस, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो चाहे तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, E वेक्टर विल बी इक्वल टू J वेक्टर इंटू सिग्मा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इसको E वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू J सिग्मा, J वेक्टर। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, इस क्वांटिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, J वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए देखिए कई बार ग्राफ पूछ देते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा बच्चों, ये देखिए आई है यहाँ पर डेल्टा भी, मतलब नॉन ओमिक के लिए बच्चों ये होता है हमारा, ठीक है। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। थैंक यू।